फेसबुक पे भी मैं लाइव कर। ओके तो ये संभावना की पेज से ही ना? हाँ जी, संभावना। सो थैंक यू एवरीवन ऑन फेसबुक आल्सो टू ज्वाइन। हमारे साथ अनुपम भाई है और हम अब सत्र का शुरू। ओवर टू यू अनुपम। हाँ मोहम्मद भाई, okay, thank you so much Mohammad bhai for giving me this opportunity to interact with the participants at संभावना। मैं खुद कई बार आ चुका हूँ संभावना इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे नहीं होना जो है वो मेरे लिए खास करके, जिसने बहुत कुछ सीखा समझा, बहुत कुछ बातचीत चर्चा भी की है संभावना इंस्टीट्यूट में, और बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है वहाँ पे उन वादियों में। तो मैं तो मिस कर रहा हूँ संभावना में ना होना। मैं कोशिश जरूर करता कि आइडियल सिनेरियो होता तो वहाँ आके हम लोग सब बातचीत करते, लेकिन वो फिर कभी हो जाएगा। आज हम लोग जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है और जो सब्जेक्ट है, उस पर कोशिश करेंगे कि हम लोग सब मिलके कलेक्टिवली उसके साथ, इस इशू के साथ जस्टिस कर सके, इसके सारे डायमेंशंस के साथ जस्टिस कर सकें, उस पर हम उसके सारे पहलुओं पे बातचीत कर सके। एंड आई होप मोहम्मद भाई हिंदी ठीक है ना? कोई किसी के लिए तो ऑड नहीं है ना? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। सॉरी, मैंने अपने आप को म्यूट करके रखा था ताकि डिस्टर्बेंस हो। सो यस, हिंदी इज द प्राइमरी। आप पहले हिंदी में ही बात करें, और बीच में कुछ अगर शब्द है या कुछ आप अगर ठीक है, I'll make it bilingual in case when it is required। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग आज जिस शीर्षक पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, मेरे हिसाब से आज के वक्त में देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, सबसे सीरियस क्राइसिस है। और हम लोगों ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2019 में एक यूथ समिट बुलाया था। वहां पे एक प्रस्ताव पास हुआ था कि सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। सो अनएम्प्लॉयमेंट टुडे हैज बिकम अ नेशनल डिजास्टर सॉर्ट ऑफ थिंग। और वो क्यों है, कैसे है? तो जैसा मोहम्मद भाई ने कहा, शुरू में हम कोशिश ये करेंगे कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर और मैग्नीट्यूड पे बात हो जाए कि बेरोजगारी है। ये तो देखिए, हम लोग कई बार सुनते हैं कई लोगों से, खास करके जो लोग सरकार को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे लोग, उनसे आप जरूर सुनते होंगे कि देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। लेकिन उसके डेप्थ में जाके, उसकी गहराई में जाके कि बहुत बेरोजगारी होने का मतलब क्या है, और भारत जैसे देश में बेरोजगारी जिस तरह की है आज, उसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है हमारी डेमोग्राफी पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे देश पे। तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि आज बातचीत करें। देखिए, इसकी शुरुआत मुझे लगता है यहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग समझे कि बेरोजगारी के मुद्दे से के कारण जिन लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, या हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब जिस देश की बात कर रहे हैं, भारत की, उसके फीचर्स क्या है। मतलब देखिए, एक मायने में इंडिया बड़ा यूनिक है इस समय। वर्ल्ड, दुनिया भर में जो मनुष्य है, उनका जो एवरेज एज है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारी रिपोर्ट्स में। सो एवरेज एज ऑफ ह्यूमैनिटी, जो लिविंग ह्यूमन बींग्स है, उनका जो एवरेज एज है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है। खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे तो आप देखेंगे कि एजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और वो इतना ज्यादा एवरेज एज बढ़ता जा रहा है कि वो, जापान जैसे कंट्रीज फॉर एग्जांपल, वहां पे बुजुर्गों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनको हम कहते हैं। उस मायने में इंडिया यूनिक है, क्योंकि इंडिया में जो भारत के जो नागरिक हैं, उनका जो एवरेज एज है वो इंटरनेशनल और ग्लोबल जो ट्रेंड है उसको डिफाई करता है। इंडिया में एवरेज एज घट रहा है, कम हो रहा है। मतलब हम युवा देश तो हैं ही, हम दिन ब दिन और युवा होते जा रहे हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारी जो पूरी आबादी है, उसका लगभग
प्रतिशत है जो अंडर 35 एज के हिसाब से 35 साल के कम आयु के लोग हमारी पूरी आबादी, जो इतनी बड़ी आबादी है, उसका 65% से ज्यादा हिस्सा कंज्यूम करते हैं। अब एक वर्किंग एज पॉपुलेशन आपने पढ़ा होगा, खास करके उन लोगों ने जो जिनका इकोनॉमिक्स से कोई संबंध रहा हो किसी समय में। अब वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में बहुत बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा है। और जब वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो उसको कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो डिविडेंड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, एज वी ऑल नो। हिंदी में डिविडेंड को लाभांश कहते हैं, मतलब कि जो लाभ मिलता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, लेकिन इस आबादी को, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को, या इस यूथ पॉपुलेशन को, या फिर ये जॉब एस्पायरिंग पॉपुलेशन को अगर हम स्किल्स नहीं देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, सही एजुकेशन नहीं देते हैं, वैल्यूज नहीं देते हैं, तो क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड रह जाएगा या डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा? जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मान रहे हैं वो तो इस एजम्पशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, कि हम अपनी आबादी के साथ हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, वो उसको पर्याप्त शिक्षा दे रहा है, रोजगार के अवसर दे रहा है, उसको कौशल दे रहा है, तभी तो जाके डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वरना तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ डिजास्टर, और हम लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम कैसे डील करें इससे। तो ये है जो सबसे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है मेरे हिसाब से। और आप देखिए, इस अब तो ये हमारी डेमोग्राफी की बात होगी। और जब बेरोजगारी, तो शुरू में मैं कुछ आंकड़े आपसे शेयर करता हूँ। एनएसएसओ का एक नवंबर दिसंबर 2018 में एक डेटा लीक हुआ था। आप में से कुछ लोगों को याद होगा जरूर। डेटा लीक इसलिए उसको हम कहते हैं क्योंकि जो रूटीन प्रोसेस है जिससे कि एनएसएसओ को डेटा पब्लिश करना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे ना निकल के बिजनेस स्टैंडर्ड ने उसको छाप दिया, जिससे ये पता चला कि हमारे देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप समझिए इस बात को, ये आपने सुना होगा कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डेटा कंपेरेबल, जिसको कंपेयर करके हम कह रहे हैं कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, या 20 साल का टूटा, या 15 साल का टूटा, तो इसका मतलब हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं ना उतने सालों में। तो कंपेरेबल डेटा ही 45वें साल तक था, मतलब कि जो 46th ईयर था उसके डेटा को आज के डेटा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो वी कैन इजीली से, मतलब अभी तक आप ये तो सुन रहे थे कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं ये कहता हूं कि आजाद भारत में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये दिसंबर 2018 में लीक हुए एनएसएसओ के डेटा से पता चला। एनएसएसओ किसी विपक्ष की एजेंसी नहीं है, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम जैसे लोगों ने कोई सर्वे नहीं किया, सरकार की अपनी एजेंसी है एनएसएसओ। और इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो दशकों से दुनिया भर में बहुत जाना माना और बहुत ही सम्मानित रहा है। अब ये एक डेटा हुआ एनएसएसओ का, इसके पीछे की एक और कहानी है कि एनएसएसओ का जब डेटा लीक हो गया बिजनेस स्टैंडर्ड में, और तो सरकार ने झुठलाना शुरू कर दिया। भारत सरकार अपने ही डेटा को कहने लगी कि इसको हम मानते ही नहीं है। नीति आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा ये बताने के लिए कि नहीं इसमें गड़बड़ी है, ओला उबर ड्राइवर्स को जो है पता नहीं किस ढंग से ले लिया गया है, कैसे नहीं किया गया है, इसमें जो है डेटा क्वालिटी इश्यूज है, बहुत सारी बातें कही गई। क्यों कही गई? क्योंकि आप टाइमलाइन का ख्याल रखिए, दिसंबर 2019 में वो डेटा लीक हुआ, जनवरी के अराउंड वो छपा था, 3 महीने 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। सरकार ने और रूलिंग पार्टी के नेताओं ने जी जान लगा दिया ये कहने में कि ये जो डेटा है हम इसको मानते ही नहीं, ये गलत डेटा है। मैं न जाने कितने ऐसे टीवी डिबेट्स में था जहां पे कि रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन अपने ही सरकार के एजेंसी के एनएसएसओ के डेटा को नहीं मान रहे थे। हम मानते थे, वो नहीं मानते थे। वो कहते थे एनएसएसओ है तो क्या हुआ, इस तरह बात करते थे जैसे कि एनएसएसओ कोई जापान सरकार की एजेंसी है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया 2019 में, उसके तुरंत बाद इसी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, जिस डेटा को वो 3 महीने तक झुठलाते रहे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया ये तो सबको पता था, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 46वें साल के डेटा से कंपेयर नहीं हो सकता, इसीलिए 45 साल।
आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में इस वक्त है। और जो लोग देखिए बेरोजगारी के अरिथमेटिक को जो समझते हैं, मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को समझते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि जब लेबर फोर्स जब श्रिंक कर जाता है, मतलब लेबर फोर्स क्या है, देखिए लेबर फोर्स में उन लोगों को काउंट किया जाता है जो लोग या तो एम्प्लॉयड हैं या फिर अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो दे आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, unemployed but seeking employment, so they constitute the labor force. In case you are unemployed but you are not seeking employment, then you are not in the labor force, आप labor force का पार्ट नहीं है। तो जब लेबर फोर्स श्रिंक होता है तो क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का कि बेरोजगारी दर खुद ब खुद जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे देश में इस वक्त ये हो रहा है, ये पार्ट भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि हमारे देश में लेबर फोर्स भी श्रिंक कर रहा है और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ये सब साथ में ये चीजें हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, लेबर फोर्स श्रिंक होने का मतलब समझिए कि कल तक जो लोग या तो लेबर मार्केट का पार्ट थे, मार्केट वर्ड अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते, मान लीजिए कि जो लोग पूरे लेबर फोर्स का हिस्सा थे, या तो रोजगार कर रहे थे या रोजगार ढूंढ रहे थे, उनमें इतनी नाउम्मीदी आ गई कि उन्होंने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। तभी जाके लेबर फोर्स श्रिंक हुआ ना, वरना लेबर फोर्स श्रिंक क्यों करेगा। तो हमारे देश में लेबर फोर्स भी श्रिंक कर रहा है और बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है। ये तो एक आंकड़ा हुआ एनएसएसओ का। इसके अलावा मैं एक और आंकड़ा आपसे शेयर करता हूँ, ये है एनसीआरबी का। अब एनसीआरबी भी आपने या मैंने या कोई विपक्ष की पार्टी ने या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी सरकार की अपनी एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी ने यह डेटा प्रेजेंट किया कि साल 2018 में हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे। आप समझिए ये कितना भयावह है, कितना खतरनाक है। भारत जैसे देश में जहां पे कि अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे, जहां पे कि अभी हम बात कर रहे थे और दिन रात हम नेताओं से सुनते हैं भारत युवाओं का देश है, युवा ऊर्जा से प्रफुल्लित कर रहा है हमारा देश, और जो भी पार्टी सरकार में आती है वो कहती है कि हम जो युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ही आए हैं। उस देश में बेरोजगारों की खुदकुशी जो है, एक समय था आपको याद होगा जब किसानों की खुदकुशी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एनसीआरबी के डेटा में से जो किसानों की जो खुदकुशी का जो आंकड़ा है उसमें रीजन ही लिखना बंद कर दिया। अब ये हो गया है कि किसानों से भी ज्यादा हमारे देश में बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। जिस देश में समझिए बेरोजगार युवा खुदकुशी कर रहे हैं, उस देश का भविष्य क्या है, ये तो हमको और आपको सोचना चाहिए। ये एनसीआरबी का डेटा है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। फिर से आप टाइमलाइन का ख्याल रखिए, ये आंकड़ा भी जनवरी 2019 में आया था। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्यों ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और डेटा आपसे अब शेयर करता हूँ, ये ओईसीडी का है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। उनका एक सर्वे था, जिस सर्वे से ये पता चला कि इंडिया में जो उनके सर्वे में 15 से 29 साल के जो यूथ थे उनको यूथ माना गया, 15 to 29 ईयर कैटेगरी में भारत की जो आबादी है उसका 30% ऐसा है, ध्यान से सुनिए, 30% ऐसा है जो नीट कैटेगरी में है, मतलब नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन ट्रेनिंग। आप म्यूट कर लेंगे अगर किसी ने अनम्यूट किया हुआ होगा तो, आवाज इको हो रही है। मैंने कर लिया। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 15 to 29 ईयर कैटेगरी है, इसमें जो भारत की जो टोटल आबादी है उसका 30%, 30% of these 15 to 29 year age group people are not in education, employment और training। न ही वो शिक्षा में है किसी भी रूप से, न ही वो किसी भी तरह से रोजगार कर रहे हैं और न भी वो किसी भी तरह के प्रशिक्षण में है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए जो शुद्ध रूप से जिनको आप खलिहर कहते हैं, मजबूरी उनकी ऐसी कि वो इस श्रेणी में है, या तो वो शिक्षा अपनी पूरी करके इस श्रेणी में है या फिर शिक्षा ड्रॉप आउट करके इस श्रेणी में है। जिस भी कारण से इस श्रेणी में है, क्या ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी वेलफेयर स्टेट में ये गंभीर बात नहीं होनी चाहिए थी, ये चर्चा का मुद्दा नहीं होना चाहिए था।
या हमारे नैरेटिव में, जो पब्लिक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी। और एक चौथा, एक और डेटा इसके साथ, इसके बाद मैं बाकी बातों पे आऊंगा, ये है नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का, फिर से सरकार की अपनी एजेंसी नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने का जो कंजम्पशन सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया, उससे ये पता चला कि हमारे देश में पहली बार 40 साल में पहली बार, मतलब 4 दशक में पहली बार, 4 डिकेड्स में नमक की खपत, दाल की खपत और जो प्रति व्यक्ति एवरेज एक्सपेंडिचर है वो घट गई, कम हो गई। साल दर साल ये ठीक हो रही थी, पहली बार 40 साल में ये कम हुआ। इसका आप सीधा मतलब समझ रहे हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ी है पहली बार 40 साल, मतलब पिछले 40 सालों से हमारे देश में गरीबी कम हो रही थी किसी न किसी कारण से, एज पर दिस डेटा। तो गरीबी कम हो रही होगी तो मेल न्यूट्रिशन कम हो रहा होगा और कई सारे सोशल इंडिकेटर्स जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको फिर से मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में, फिर से टाइमलाइन का ख्याल रखिए, अभी मैं बताऊंगा क्यों टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2019 में जंक कर दिया इस पूरे सर्वे को, कह दिया कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कोट अनकोट डेटा क्वालिटी इश्यूज। डेटा क्वालिटी इश्यूज के कारण इस सर्वे को भी त्याग दिया सरकार ने। अब ये सब देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसका टाइमलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम लोग हर जगह ये सुन रहे हैं और आप भी हर जगह सुनेंगे कि इस वक्त देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है सब कुछ कोरोना के कारण हुआ। अभी तक मैंने आपको एक भी ऐसा डेटा आपसे शेयर नहीं किया जो कि कोरोना की इंडिया लॉन्चिंग के बाद का डेटा हो, मतलब 2020 से पहले के हैं सारे आंकड़े। एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उससे पहले का है, एनसीआरबी का सुसाइड डेटा उससे पहले का है, ओईसीडी का जो नीट कैटेगरी डेटा है उससे पहले का है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है उससे पहले का। ये चारों उससे पहले के हैं, नंबर 1। और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम जैसे लोगों ने जाके कोई खोजबीन पड़ताल कर ली। सरकार की अपनी एजेंसी है जिनका ये काम था, जिन्होंने अपना काम किया था। इस पर हम बाद में आएंगे कि उसका कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लेकिन ये जो तर्क है कि देश में जो कुछ भी अर्थव्यवस्था के साथ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ, जिस भी रीजन से बेरोजगारी बढ़ी है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर या एकमात्र फैक्टर जो है वो कोरोना वायरस है। तो ये शुरुआती बातचीत में मैंने कम से कम इस हिस्से को तो एड्रेस कर लिया है मेरे हिसाब से कि ये हम बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे, हम कोरोना पर निर्भर नहीं थे। जो पहला केस भारत में आया वो आया 30 जनवरी 2020 को, ये सारे आंकड़े उससे पहले। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात दोस्तों, देखिए आप लोगों को याद होगा और मुझे तो याद है कम से कम, जब मैं स्कूल में होता था तो हम लोग ना एक डॉक्टर कलाम का एक विजन 2020 पढ़ते थे। याद होगा आप लोगों में से भी कुछ लोगों को, वो बहुत उसका प्रचार होता था, खूब बताया जाता था कि जब 2020 आएगा तो भारत क्या क्या कर चुका होगा। और उसमें मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूँ, आप चाहेंगे तो उसको चेक कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। ये सारी बातें उस वक्त के डॉक्यूमेंट में है और ये सिर्फ कोई डॉक्टर कलाम के दिमाग का फितूर नहीं था, ये हमारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी एक टीम थी लेड बाय डॉक्टर कलाम, जिन्होंने कई पैमानों को स्टडी करके बहुत ही इनडेप्थ सोच समझ के आधार पे बताया कि अगले 20-25 साल बाद जब 2020 आएगा तो उस वक्त भारत किस ढंग से अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एजुकेशन सबको होगा, देश से गरीबी खत्म हो जाएगा, हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर होंगे, हम जो है चाइना को पूरी तरह से टक्कर दे चुके होंगे, इनफैक्ट हम लोग टेक ओवर कर चुके होंगे, हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं उसमें कि जब 2020 आएगा तो भारत में ये सब होगा, हम क्राइम फ्री होंगे, बहुत सारी चीजें। तो मैं मतलब इस सेशन को बस विजन 2020 वाला नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ। और उसमें डॉक्टर कलाम का ये कहना था और उस डॉक्यूमेंट में ये कहना था कि ये कोई सपना नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज एक्चुअली अ रियलिस्टिकली अचीवेबल टारगेट। भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, अगर हम बिल्कुल सिंसियरली अपनी सभी
कलेक्टिव एनर्जीज को हम अगर सही डायरेक्शन देकर हम आगे बढ़ते जाएं इसी दिशा में, तो जब 2020 आएगा तो हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर होंगे, हम चाइना को पूरी तरह से टक्कर दे चुके होंगे, और भी बहुत सारी बातें। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2020 आ चुका है, इनफैक्ट सिर्फ आया नहीं है, बीत चुका है, वी आर इन 2021, और हम चाइना को ओवरटेक करेंगे इकोनॉमी में, वो दूर की बात है। बांग्लादेश हमको ओवरटेक लगभग कर चुका है। आज की डेट में टक्कर जो हमारा है ना, अगर पर कैपिटा इनकम का भी टक्कर है तो वो बांग्लादेश के साथ है, वो चाइना के साथ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो टक्कर है हमारे, तो हमारी कई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ टक्कर है, और कुछ कुछ जहाँ पे देश दुनिया में बुरी हालत जिन देशों में है उनके साथ हमारा टक्कर। तो हम क्या सपना देखकर चले थे और हम कहाँ पहुंच गए, ये तो देखिए सिर्फ आंकड़े बयान नहीं करते हैं। मेरे जैसे लोग, आप में से कई लोग जो घूमते फिरते होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे, उनको पता है कि आज के समय में किस तरह का डिस्ट्रेस है, किस तरह की परेशानी है, लोग कितने व्यथित हैं, परेशान है, उद्योग धंधा व्यापार सब चौपट हो चुका है। और ऐसा नहीं कि कोई फल फूल रहा है। देखिए इस भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ मिडिल क्लास का या गरीबों का शोषण हो रहा है, नहीं। और ऐसा इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि कोई बहुत कॉर्पोरेट वादी सरकार है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि दिस इज नॉट अ प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, नॉट इवन अ प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इनफैक्ट। मतलब अगर वो भी ये होते तो बजाज जैसे लोग, राहुल बजाज जैसे लोग, गोदरेज जैसे लोग परेशान नहीं होते। ये सरकार दरअसल दो लोगों की सरकार है, मतलब दो गुजराती केंद्र में है और दो गुजराती उनके पीछे है। तो ये उन अंबानी अडानी की सरकार है, ये कोई सभी कॉरपोरेट्स की भी सरकार नहीं है, और सब परेशान है, सब नुकसान में है। फायदा सिर्फ दो दो लोगों का हो रहा है, 2+2 जो है इनका हो रहा है। दो लोगों को पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेट करने का फायदा हो रहा है, और बाकी दो लोगों को इकोनॉमिक और माइट कंसंट्रेट करने का फायदा हो रहा है। इसके अलावा इस देश में किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। भ्रम में लोग को जिए जा रहे हैं, जाति धर्म की घुट्टी पिला के तो खैर मैं उस पर डाइवर्ट नहीं करूंगा अभी, किसी और दिन वो सेशन रखेंगे तो उन सब पे भी बात करेंगे, सरकार की सीधी तौर पे जो जो आलोचना की जो बात है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए शुरू में मैंने आपको डेटा बताया अनएम्प्लॉयमेंट का, ये प्री कोविड एरा का डेटा था, और उसके बाद कि हम कहाँ से चले थे और क्या सपना देख रहे थे हम लोग कि 2020 में क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो सारी बातें। तो पहला एस्पेक्ट तो ये हुआ। अब जो बात है कि फिर कोरोना ने क्या किया, आपके मन में ये सवाल भी आना चाहिए, और इसके अलावा कई और सवाल आएंगे। जो मेरी शुरुआती बातचीत ब्रीफिंग हो जाएगी उसके बाद आपके सवाल भी आएंगे, उसको भी हम लोग जो है सो उसको एड्रेस करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए ये सरकार जब आई तो किस प्रॉमिस के साथ आई थी। प्रॉमिस ये था, और ये रिटन मैनिफेस्टो प्रॉमिस था, कि यूपीए गवर्नमेंट के जॉबलेस ग्रोथ के बाद ये सरकार जो है ये सालाना 2 करोड़ जॉब्स जनरेट करेगी, 2 करोड़ रोजगार सबको देंगी, देश के नागरिकों को देंगी। 7 साल हो चुका है, आप उन 2 करोड़ के हिसाब से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 7 साल में 14 करोड़ होने चाहिए। 14 करोड़ रोजगार देना बहुत दूर की बात है। 14 करोड़ नहीं देते तो 10 दे देते, 10 नहीं देते तो 5 दे देते, 4 दे देते, 2 दे देते, 1 दे देते, कुछ भी कर देते। हुआ असल में ये है कि करोड़ों जॉब्स हमारे देश में खत्म हो, नष्ट हो, जब से ये सरकार पावर में है। और ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसे फैक्टर्स के कारण हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या रोजगार नष्ट हुए जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। मतलब कि मान लीजिए कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में सब प्राइम क्राइसिस हुआ, ग्लोबल रिसेशन हुआ, जिसका लगभग सभी देशों के इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा। हमारे देश के इकोनॉमी पे कम इम्पैक्ट पड़ा था। तो वो उस तरह का कोई फैक्टर होता, इंटरनेशनल फैक्टर्स होते जिसके कारण हम कहते कि भाई ठीक है, ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा आपको ना कि हम बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ने में आत्मनिर्भर थे, तो हम सही में आत्मनिर्भर थे, हम हर मायने में आत्मनिर्भर हैं। हमने खुद से अपने मतलब ठीक ठाक चल रहे देश के पांव पे कुल्हाड़ी मारी। कैसे मारा? तुगलकी फरमान, तुगलकी फैसले लेकर, नोटबंदी जैसा फैसला लेकर, बिल्कुल एक हैफजार्ड तरीके से, उल जलूल तरीके से जो जीएसटी का जो डिसीजन लिया गया, मतलब जीएसटी मेरे हिसाब से एक सही फैसला था, लेकिन वो जिस तरीके से लागू किया गया, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स। नोट बैन के कारण क्या हुआ
कि हमारी पूरी इकोनॉमी से जो डिमांड था वो श्रिंक हुआ, और जब कोविड आया और लॉकडाउन लगा तो उसके बाद सप्लाई श्रिंक। तो हम हो गए नील बट्टे सन्नाटा पूरी तरह से। अब डिमांड भी गया, सप्लाई भी गया, और अब जो है सो स्थिति ये हो गई। तो अब मैं सीएमआई की जो कुछ आंकड़े हैं, देखिए अभी तक जितने भी जो कुछ भी डेटा हम लोग अभी शेयर कर रहे थे, आपसे बात हो रही थी, वो सब सरकार के अपने आंकड़े थे। लेकिन मेरे हिसाब से देश में इस वक्त बेरोजगारी को क्वांटिफाई करने और मेजर करने की जो सबसे क्रेडिबल एजेंसीज में से एक है वो है सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और सीएमआई के कई सारे आंकड़े हैं जो हमको और स्पष्ट ये बताता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की जो हालत है वो आज कैसी है और वो क्या हो गया। तो मैं एक दो वो आंकड़े आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, कोविड से पहले क्या हुआ वो तो अब तक बात हो गई, लेकिन एक एक झटके में जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया उसका जो, क्योंकि हमारे देश में 93 से 94% जो इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उस पर जिस तरह का इम्पैक्ट पड़ा, पहले तो नोट बैन के कारण, उसके बाद लॉकडाउन के कारण, और फिर धीरे धीरे उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और बाकी के सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर भी हम आएंगे। वो ये हुआ कि post COVID, and this data is shared by CMI, the Center for Monitoring of the Indian Economy. 97% हाउसहोल्ड्स, परिवार ऐसे हैं जो कोविड के बाद से जिनके इनकम में कमी आई। 97%, मतलब कि आप समझिए पिछले 1.5 साल हम मान सकते हैं। इनफैक्ट ये जो सर्वे हुआ ये अप्रैल में हुआ, तो साल सवा साल की बात है, जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक का। और सेकंड वेव तो पीक पे था अप्रैल के समय। तो अगर एज्यूम कर ले हम कि उसके बाद और स्थिति खराब हुई होगी, तो हो सकता है कि वो 97% से और मामला 1-1.5%, 2% और आगे चला गया होगा। लेकिन अप्रैल के सर्वे तक के हिसाब से 97% हाउसहोल्ड हमारे देश में ऐसे हैं जिनका इनकम जो है वो नीचे चला गया। अकेले सेकंड वेव के समय 1 करोड़ रोजगार नष्ट हुए, खत्म हुए। और सिर्फ जुलाई के महीने में, ये सबसे रिसेंट जो डेटा है, सिर्फ जुलाई के महीने में जो सैलरीड जॉब्स है, मतलब ये फिर सैलरीड, रेगुलर सैलरीड जॉब्स की बात हो रही है, ये दिहाड़ी मजदूर या फिर जो इंटरमिटेंट सैलरी वाले जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है। रेगुलर सैलरीड जॉब्स की अगर बात हो तो 32 लाख सिर्फ जुलाई में खत्म हुए सैलरीड जॉब्स हमारे देश में। और अगर उसको आप जुलाई 2019 से उसकी तुलना करते हैं, पिछले 2 साल में, तो 1 करोड़ सैलरीड जॉब्स खत्म हुए, 1 करोड़। तो अब हम कोविड के बाद का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, और बाकी सारी बातें हुई कि सुसाइड, जो एनसीआरबी का डेटा था कि किस तरह से अनएम्प्लॉयड का जो सुसाइड का ये था, मैं वो भी आपसे एक शेयर कर देता हूँ जो मिस हो गया मुझसे उस समय। मैंने 2 घंटे में 3 बेरोजगार की खुदकुशी की तो बात की ही थी शेयर। 2019 में देखिए कि आउट ऑफ द टोटल 1,39,123 सुसाइड्स, 10.1% पर अनएम्प्लॉयड। अब समझिए, मतलब कि जिस देश के युवा बेरोजगार, जो कुल खुदकुशी बेरोजगारी की जो हो रही है। अच्छा, मैं बस शेयर कर ये एक मिनट, मोहम्मद भाई, जो वीडियो बीच बीच में पॉपअप हो रहा है इसमें ना, अगर वो ऑफ कर लेना तो वो, मतलब मैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। स्क्रीन पे जो वो हो रहा है ना, तो वो अगर कर ले तो वो बेहतर हो जाएगा। फिर जब हम क्यू एंड ए करेंगे ना, तब फिर उसके बाद ऑन कर दीजिएगा, तो मेरा पूरा ध्यान वो मूविंग वीडियो पे ही चला जा रहा है बार बार। हाँ जी, सॉरी, एक है कि आपका जो व्यू बटन है उसमें आप चूज कर सकते हैं कि अच्छा, मेरे पास, सो आई एम ऑल्सो इम्पार्ट इनफ ना, ठीक है। तो एक वो है, दूसरा मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ म्यूट ऑल का, और अगर हाँ, आप म्यूट करें तो आप खुद को अनम्यूट। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट करना है आपने। हाँ जी। राइट। अब क्या होगा कि अगर कोई बीच बीच में जुड़ता है या लीव करता है तो वो होता है, और व्यू बटन से आप या तो गैलरी व्यू या तो स्पीकर व्यू चूज कर सकते हैं, या तो मेरे जो व्यू है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, तो मेरा फिक्स्ड रहेगा। हाँ नहीं तो आप अगर फिक्स रहेंगे तो क्योंकि आप स्थिर है ना और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स, तो वो ठीक है, उसमें मेरा उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो मूविंग इमेज से डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक तो जो बात हमारी हो रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर और मैग्नीट्यूड किस तरह का है हमारे देश में, और मुझे लगता है कि एक फेयर आइडिया तो आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग कितने डीप क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहे हैं। मतलब आंकड़े भी बयान कर रहे हैं और उसका फिर कई और रूप में मैनिफेस्टेशन भी दिखता है इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स का, मतलब बहुत ही ट्रेजिक मैनिफेस्टेशन दिखता है इनफैक्ट किसी भी सरकार में, किसी भी देश में। अब अ, अब हम आते इस पे हैं, मेरे हिसाब से जिस पार्ट पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, कि सरकार क्लेम तो जरूर कर रही है कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ किया, मतलब जो लेट अस नाउ प्ले द डेविल्स एडवोकेट, कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए हमने क्या क्या किया। तो आप जो सुनते होंगे या पढ़ते होंगे आजकल या पिछले कुछ सालों से, वो ये कि हमने मेक इन इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया जिससे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी सारे सेक्टर्स को बूस्ट मिले और फिर जॉब्स जनरेट हो। हमने स्टार्टअप इंडिया किया, हमने स्किल इंडिया करके हमने स्किल देने की कोशिश की ताकि जो हमारे लोग हैं वो खुद ब खुद जॉब जनरेटर्स बने और वो स्किलफुल हो जाए ताकि वो एम्प्लॉयड रहे। इनफैक्ट आप देखेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो, उसके भी आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे ना, जो सरकार का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी जॉब जनरेशन, जॉब क्रिएशन। तो सरकार के कई ऐसे स्कीम्स रहे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर जैसे मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स लॉन्च की सरकार ने कि हम लोन दे रहे हैं जिसके आधार पे आप जो है सो कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो ये सब सरकार इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है। देखिए असल बात तो ये है कि सरकार कुछ भी बात करने से बचती है, मतलब ये गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पे तो बात ही नहीं करना चाहती। दे डू नॉट इवन वांट टू काउंटर दिस एलिगेशन दैट दे हैव फेल्ड ऑन द फ्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दे हैव बैडली पुअरली फेल्ड। एक और स्कीम उन्होंने की थी, पकोड़ा। हाँ, पकौड़ा। तो वो तो प्रधानमंत्री ने खुद सजेस्ट कर दिया कि भाई ठीक है, आप जो है सो आप पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए, आप क्यों कहते हैं कि बेरोजगार। अब खैर ये सब सरकार की ऐसी कई स्कीम्स रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका नतीजा हमको आंकड़ों में दिखना चाहिए था ना। अगर एक बार को मान लेते हैं कि सरकार की कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी अगर अनएम्प्लॉयमेंट को मिटिगेट करने के लिए बनाया गया और वो काम कर गया, तो आज के समय में हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 40% के नीचे नहीं आ जाता। और एक दिक्कत ये होती है, उसका आप तो सोशल इम्पैक्ट देखेंगे, जब बेरोजगारी बढ़ती है किसी सोसाइटी में तो क्या होता है, सबसे पहले रोजगार छिनाता किसका है, महिलाओं का। जो सोशल लैडर, इकोनॉमिक लैडर में जो सबसे वीक होंगे वो सबसे पहले बेरोजगार होंगे, महिलाएं सबसे पहले बेरोजगार होती। और जब स्थिति ठीक होगी ना, रिकवर करेगा, तो फिर महिलाओं को सबसे पहले रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसके मैंने कहा ना कई सारे और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं जब हम अनएम्प्लॉयमेंट इस मैग्नीट्यूड का अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस जब हम देखने लग जाते हैं। जैसा कि अभी देखिए 32 लाख, सीएमआई कह रहा है कि 32 लाख सैलरीड जॉब्स अकेले जुलाई के महीने में खत्म हो। तो इसका एक जो बड़ा चंक, जो पहले जो एक्स जिनके ऊपर गिरा होगा वो होंगी महिलाएं। और जब ये अगर रिकवर करता है, जो कि देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो जॉब्स है वो आराम से रिकवर नहीं कर जाते, वो बहुत धीरे धीरे रिकवर करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि एक लॉकडाउन से एक झटके में लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन हटा तो एक झटके में कई लोग को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो सैलरी जॉब्स जो जा रहे हैं
वो एक झटके में रिकवर नहीं होने वाले। इस भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो सरकार जो क्लेम करती है कभी कभी दबे पांव चुपके से, अब तो नहीं करती है, आज से साल 1.5 साल पहले तक करती थी, वो यही सब था कि हमने मेक इन इंडिया किया, हमने स्टार्टअप इंडिया किया, हमने स्किल इंडिया किया, लेकिन जो स्लोगन से ज्यादा जो कुछ नहीं था, ये सब सिर्फ स्लोगन थे। मेक इन इंडिया क्या था? एक लोगो बनाया बब्बर शेर का, और उसके साथ एक दूसरे दाढ़ी वाले शेर की इमेज लगा दी और उसको पूरे देश में चिपका दिया, हो गया मेक इन इंडिया। मतलब कि कोई भी स्कीम है, कोई भी जो उसका कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस उसका प्रचार कर देना है जम के। तो मेक इन इंडिया, एक एक आदमी को पता है कि मेक इन इंडिया कुछ है, लेकिन मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ा? हम दलहन से लेकर एविएशन, टरबाइन, फ्यूल तक हर चीज का इंपोर्ट बढ़ गया। तो मेक इन इंडिया ने क्या किया? स्किल इंडिया का क्या हुआ? अगर आज भी आप कहते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो स्किलफुल नहीं है, आज भी नहीं है, तो फिर आपके स्किल इंडिया का क्या हुआ? क्या हुआ कौशल विकास योजना का? इनफैक्ट अभी तो इंडियन एक्सप्रेस का मैं रिपोर्ट कल ही देख रहा था, हमारे देश में दरअसल जो ग्रेजुएट्स हैं, जो सालाना लगभग 85 से 90 लाख यूथ है जो ग्रेजुएट होते हैं, मतलब अंडर यूजी और पीजी मिला के। अब ये है जो फ्रेश जॉब मार्केट में आ रहे हैं, इनको इनको रोजगार चाहिए। ये हर साल हमारे पढ़ाई लिखाई पूरी करके आ रहे हैं। इनमें जो स्किल का जो रेशियो था वो इम्प्रूव हुआ है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स में पहले जो हालत थी उसकी तुलना में आज कम से कम जो है 10 में 6 स्किलफुल है। पहले 10 में 4 थे, 4.5 थे, 5 थे, वो स्थिति बेहतर हुई, लेकिन बेरोजगार है सब। तो ये जो कई बार जो कहा जाता है, जैसा कि मतलब यूपी के मुख्यमंत्री ने एक बार कहा कि हमारे पास बहुत नौकरियां तो बहुत है लेकिन योग्य युवा नहीं है। अरे भाई, योग्य युवा कैसे नहीं है इतना? ये मतलब एक बिल्कुल बकवास जुमला। और योग्य नहीं है तो उनको योग्य बनाने की जिम्मेदारी किनकी है? किनकी है? किसी दूसरे सरकार की है या भारत सरकार की जिम्मेदारी है? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और आपने इतने सारी योजनाएं चलाया चलाया उसका क्या ग्राउंड पे इम्पैक्ट पड़ा? तो एक तो इन ये सब स्कीम्स है जो सरकार कहती है कि हमने किया, लेकिन जिनका असल में कोई असर किसी भी ढंग से कहीं पे भी हुआ नहीं है। अब बचता क्या है? देखिए कि क्या किया जा सकता था। अब आपके मन में यही आना चाहिए कि भाई ठीक है, तो इतना सीरियस प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या समाधान है? कैसे हम लोग इसके कोई भी सरकार होती, या मान लीजिए आप और हम ही होते गवर्नमेंट में अगर, तो हम लोग क्या कर लेते? हम लोग क्या सिर्फ इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि हम उस पोजीशन में है जहां से आलोचना कर सकते हैं, सरकार काम नहीं कर रही है? तो मेरे हिसाब से कि बहुत कुछ है जो किया जा सकता था जो सरकार नहीं कर रही है। और देखिए, पहला काम जो किया जा सकता है वो ये कि कोई भी फर्जी काम नहीं करना चाहिए था नोटबंदी टाइप का। मतलब एक क्या करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि मतलब उल जलूल बकवास काम करने की जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिस्ट की सुनिए, आप उन लोगों की बात सुनिए। कोई नॉल तो होता नहीं है ना। एक तो दिक्कत हमारे देश में इस वक्त ये है कि हमने प्रधानमंत्री चुना नहीं, हमने कुछ ऐसा मतलब एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति चुन लिया है जिसको सब कुछ आता है, जिसको ये भी पता है कि क्लाउडी वेदर में से रडार निकाल देना है, जिसको ये भी पता है कि पुणे में जब कोरोना वायरस का जो वैक्सीन तैयार होता है वो कैसे तैयार होगा, उसको ये भी पता है कि कैसे जाके मुझे इसरो में जाके सबको गाइड करना है कि कैसे चांद पे हम लोग पहुंचेंगे। तो दिक्कत ये है ना कि अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सबको नॉल होना पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात जो अपने डोमेन के फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो जब ये समझाया गया, रघुराम राजन जैसे लोगों ने कहा कि नोटबंदी जैसा कदम सुसाइडल है, और इनफैक्ट उसके बाद जब आपने उर्जित पटेल को गवर्नर बना लिया आरबीआई का, तो बाद में तो पता चल गया ना कि उन्होंने भी कोई उसको पूरी तरह से 100% एंडोर्समेंट ये लिख के नहीं दिया था कि हम इसको एंडोर्स करते हैं। उसके बावजूद आपने नोटबंदी जैसा फैसला कर दिया। और अंत में जब आपको लगा कि किसी भी इकोनॉमिस्ट को भाई आरबीआई का गवर्नर बनाते हैं, देर सवेर अंत में जाके वो किसी ना किसी चीज में ना कर ही देता है, तो एक हिस्ट्री ऑनर्स को उठा के जो है सो वहां पे आरबीआई का गवर्नर बना दिया है, जो एक ब्यूरोक्रेट था, वाज नॉट अ टेक्नोक्रेट, फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे साहब नोटबंदी के समय में, उनको जाके आरबीआई का गवर्नर बना दिया है। तो पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए था कि अर्थशास्त्रियों को सुनना चाहिए। आप देखिए, उनके अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, इसी सरकार में थे।
जो जीएसटी के समय में सीए थे ना, आप उनकी बात भी आपको सही नहीं लगती अब, क्योंकि भाई जो डोमेन का फील्ड का एक्सपर्ट है वो बियॉन्ड द पॉइंट, जब आप इतना ज्यादा मतलब बेतुका करने लग जाएंगे तो कहीं तो जाके उसका जमीर जगेगा ना, वो कहेगा ना भाई अब ये मत करो, ये गलत हो रहा है। तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता, कोई भी जो आपसे सवाल कर दे, किसी भी ढंग से आलोचना कर दे, कोई भी गलत तुगलकी आपका जो दिमाग का फितूर रहता है उसको रोकने को कह दे, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, उसको आप निकाल के सीधा फेंक देते हैं चाय में से मक्खी की तरह। और उसके बाद आप ऐसे इर्द गिर्द अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जो आपको कभी बताएगा ही नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। तो रियल प्रॉब्लम ये है मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी में तो क्षमता नहीं है कि वो बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दे, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री में अगर वो हमारे देश की इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करे, एनएसएसओ को ट्रस्ट करे, एनएसओ को ट्रस्ट करे, हमारे जो जो सर्वे कोलेक्ट, जो रिपोर्ट्स कोलेक्ट, डेटा कोलेक्ट करने वाली एजेंसीज है उनको ट्रस्ट कर ले, अगर इतना ही कर लें कम से कम, और पॉलिसी मेकिंग अगर बिल्कुल डेटा बेस्ड, रीजन बेस्ड, साइंटिफिक बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग होने लग जाए, तो उससे हम समाधान की दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे। दूसरी बात देखिए कि क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असंगठित क्षेत्र में है रोजगार का, और जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि मनरेगा ने बहुत एक कुशन का काम किया, खास करके उन लोगों के लिए जो जिनका रिवर्स माइग्रेशन अपने रूरल हिंटरलैंड की तरफ हुआ, अपने गांव में सब लौटे थे। जब वो सीन हम सब ने देखा कि लोग सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर दूर पैदल से, साइकिल से, ठेले से जा रहे थे, वो लोग जब अपने गांव पहुंचे तो फर्स्ट वेव के दौरान जो हमारे देश में मनरेगा ने एक बहुत बड़ा काम किया, कुशन का काम किया बचाने। तो मनरेगा तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो मेरे हिसाब से सरकार को इसी से एक सीख ले लेनी चाहिए थी, और कम से कम सेकंड वेव के पहले तो ये काम जरूर कर लेना चाहिए था कि हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किसी तरह का ले आए। अगर ये ले आते तो देखिए जो लोग सेकंड वेव के समय में भी, या फर्स्ट वेव में तो चलिए मान लेते हैं फर्स्ट वेव में हमको समझ नहीं आया, एकाएक कुछ हो गया, सेकंड वेव के समय में तो हमको सब कुछ दिखा, समझ में आ गया था हमको। तो सेकंड वेव के समय में हमको ये समझ में आ गया कि लोग जो वापस शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका हैंड टू माउथ का हिसाब किताब है, वो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको रोजगार मिला हुआ है जो कि आपके लॉकडाउन के कारण ठप हो गया, और उनके कल के भोजन का, रोजी रोटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मजबूरी में अपने गांव जा रहे हैं जहां कम से कम वो भूखे नहीं मरेंगे। तो अगर आप शहरी रोजगार गारंटी किसी तरह का कर देते तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है इसको भी आप रोक लेते किसी ढंग से, तो उससे आप वायरस के स्प्रेड को भी रोक लेते, और उससे उसकी एक लॉन्ग टर्म एक एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्प्लीकेशन होता। तो एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक सॉल्यूशन का एक पार्ट ये है कि हमको मनरेगा की तर्ज पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किसी तरह का होना चाहिए। अब मनरेगा के फ्लॉज हो सकते हैं, वो किसी दिन मनरेगा पे बात होगी तो उसके भी हम लोग जो है सो सही गलत क्या है उस पर बात कर सकते हैं, उसको और बेहतर और निखार कर सकते हैं। लेकिन एज प्रिंसिपल मनरेगा ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश में एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, और वो काम सिर्फ ग्रामीण भारत तक सीमित रहे उसका कोई तुक नहीं है, वो शहरी भारत में भी होना चाहिए वो काम। तो एक तो वो हिस्सा है। तो ये देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को एड्रेस करने का एक तरीका ये, बेसिक बात यह है कि लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए किसी ढंग से, वहीं से डिमांड बढ़ता है, और वहीं से फिर एक साइकिल है इकोनॉमी का, डिमांड सप्लाई का, और वहीं से सब कुछ रिवाइव होता है। मतलब हर वक्त हम देखते हैं ऐसे क्राइसिस के समय में दुनिया भर के जो काबिल से काबिल अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा हो, लोग खर्च करेंगे अगर तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लोग खर्च नहीं करेंगे करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली फिर जो है सारे सेक्टर्स पे पड़ेगा, एक के बाद एक, वो चेन है वो पूरी तरह से। तो वो कैसे लोगों के हाथ में पैसा जाए, या तो आप बहुत तरह तरह के डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर दीजिए अर्बन, एक तो ये तरीका है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी हम ब्रेक कर लेते हैं चलिए फॉर द टाइम बीइंग, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर। अब प्राइवेट जॉब सेक्टर जो है उसमें क्या किया जा सकता था, उसमें तो देखिए जॉब जनरेशन कोई सीधे तौर पे सरकार के हाथ में नहीं, इसको हम लोगों को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत सारा जॉब है वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है।
सरकार को क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसके लिए उसको कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती है, उसके लिए कैसे पॉलिसीज बना सकती है, वो इंश्योर करे। अगर सरकार फोकस्ड होगी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन के लिए, तो फोकस्ड होगी तो जरूर कर सकती है। भले वो डायरेक्ट जॉब क्रिएट सरकार ना कर रही हो, लेकिन सरकार एक ऐसा माहौल बना सकती है, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकती है जिसमें बहुत भारी संख्या में जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे वाले सेगमेंट में, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर है, या गवर्नमेंट जॉब सेक्टर प्लस जो पब्लिक सेक्टर है वो। अब देखिए, ये है जो सबसे आसान, मतलब असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, संगठित क्षेत्र के निजी क्षेत्र में करना, इसकी तुलना में जो सबसे आसान काम था सरकार के लिए, और जिसका बहुत असर पड़ता कम से कम सरकार के प्रति जो बेरोजगार युवाओं में जो आज जो अविश्वास है, असंतोष है, आक्रोश है बहुत ज्यादा, वो सरकारी नौकरियों में जो सरकार का रवैया है उसके कारण से। अब ये सही बात है कि कोई सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा तो है नहीं, सबको नौकरी मिल जाए तो कोई बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो कल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के लिए वाई करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, क्लर्क की नौकरी मिल जाए, ग्रुप डी में मिल जाए, या एसएससी में +2 लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। सब बहुत कोशिश करते हैं। करोड़ों यूथ है जिनका सपना होता है सरकारी नौकरी करना, करोड़ों को नौकरी नहीं मिलती। लेकिन जब सरकार का रवैया सही नहीं होता है तो वो गुस्सा करोड़ों में आता है, वो जो आक्रोश है, वो जो उसका डिससेटिस्फैक्शन है, वो तो फिर करोड़ों झेलते हैं ना, वो तो करोड़ों में वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, करोड़ों युवाओं में। लेकिन अगर सरकार इसको अच्छे से ध्यान दे, वो करना क्या था, देखिए आपके पास बहुत क्लियर लेट डाउन है कि किन किन सेक्टर्स में कितने कितने वैकेंसीज हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में कितने हैं। अब सरकार ये बताती नहीं है, पता नहीं क्यों। खुल के बताना चाहिए, सरकार को पार्लियामेंट में बताना चाहिए, तो सबसे आसान है ना भाई। सरकार को क्या पता नहीं होगा कि कितनी सरकारी नौकरियां हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्या ये सरकार को नहीं पता होगा? कोई तुक नहीं है नहीं पता होने का, लेकिन सरकार बताती नहीं है। तो हम जैसे लोग उसको अलग अलग माध्यमों से कोलेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा लेके, पार्लियामेंट का आंसर लेके, आरटीआई का रिप्लाई लेकर, और फिर हम लोगों को 2018 में हमने एक डेटा कोलेट किया, तो पता चला कि 24 लाख सरकारी नौकरी है जो सैंक्शन है लेकिन वेकेंट, जो सैंक्शन है लेकिन वेकेंट। अब इसका मतलब ये हुआ, सैंक्शन होने का मतलब कि इसके लिए सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कोई संसद में जाके किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी। बस डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन निकाल के, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला के ज्वाइनिंग देना था। अब ये 24 लाख जो है आज बढ़ के कहीं ज्यादा हो चुका है। ये हर हाल में 40 लाख 50 लाख से ज्यादा हो चुका है आज के समय में। क्योंकि जब 24 लाख था, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि जब हम 24 लाख की बात कर रहे थे, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 4-4.25 लाख जॉब्स थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि उनके 8.72 लाख जॉब्स हैं जो सैंक्शन है लेकिन वेकेंट है। तो 24 लाख में तो 4-4.25 लाख केंद्र सरकार के थे, आज केंद्र सरकार के 8.95 लाख। कई राज्य सरकारों में भर्तियां बढ़ी हैं, वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो संख्या कहीं ज्यादा है। और ये सैंक्शन पोस्ट की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है कि आइडियली कितना होना चाहिए। मतलब अभी तो मैं ये बात कर भी नहीं रहा हूँ कि टीचर स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से कितने टीचर्स की जरूरत है हमारे देश में, नहीं, वो बात नहीं हो रही है अभी, जबकि असल में वो होना चाहिए था। अभी तो बस ये बात हो रही है कि सरकार अपने तरफ से जो कहती है कि फलाने स्कूल में 15 टीचर्स होने चाहिए, तो आप वो 15 तो दे दीजिए ना। आप नहीं कहा है 15 होने चाहिए, हम तो कहते बाद में, तो हम कहते कि नहीं यहाँ 25 होने चाहिए क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं। हम अभी वो नहीं कह रहे, लेकिन आप 15 भी नहीं दे रहे। हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि सिटीजन पुलिस रेशियो आइडियल कितना होना चाहिए, उस हिसाब से कितने पुलिस डिपार्टमेंट में कितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हम तो अभी बस ये कह रहे हैं कि आपके अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से जितने होने चाहिए उतना तो कर दीजिए। वो भी सरकार नहीं करती। और इस वक्त जो गुस्सा सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट जहां पे होता है, देखिए
है क्या कि अभी हम लोग पूरा अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को एनालाइज कर रहे हैं, तो पूरे इकोनॉमी पे स्ट्रेस है, क्योंकि हमारा पूरा अर्थव्यवस्था मतलब इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, चौपट कर दिया है इस सरकार ने किया। ये बिल्कुल, ये डिजास्टर जो है ये नेचुरल नहीं है या कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण नहीं है, ये गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है। और इस पूरे स्ट्रेस का जहां पे सबसे ज्यादा वो दिखता है, मतलब वो जो प्रेशर पॉइंट है, वो है गवर्नमेंट जॉब सेक्टर। क्योंकि लोग करेंगे क्या? मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है तो किसके पास जाके आंदोलन करें? तो वो जितने बेरोजगार हैं वो सब जो है सो, मान लीजिए इंजीनियर भी, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बीटेक कर चुका है, लेकिन वो रेलवे की ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरता है। किसी ने पीएचडी कर लिया है, कहने को वो डॉक्टर हो चुका है, उपाधि लगा चुका है अपने नाम के साथ, लेकिन वो ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं और जॉब्स नहीं है, वो यहाँ अप्लाई कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेलवेज ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, फिर से देखिए, सरकार सिर्फ चुनाव, ये सरकार सिर्फ चुनाव देख के काम करती है। मतलब मोदी जी की खासियत यही है, कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें उनका मतलब, जो वो चुनाव नहीं सोच रहे होते, इलेक्शन नहीं सोच रहे होते। रेलवे ने क्या किया कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकला। उससे पहले रेल मंत्री ने बयान दिया कि रेलवे के माध्यम से हम 4 लाख नौकरियां देंगे। उसके तुरंत बाद रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब हम ग्रुप डी में रेलवेज में भर्ती करेंगे, लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी सिर्फ ग्रुप डी में मिलेगी। और एक एनटीपीसी एक कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवेज की, जिसमें बुकिंग क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ऐसे जो कई सारे रेलवे में पोजीशन होते हैं इसके लिए, तो उसमें लगभग 35,000 उस वैकेंसीज निकाली गई। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिला के, इन दोनों को मिला के 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आप समझिए, 2,42,00,000, 242 लाख। ये अभी हम 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख यूथ की बात नहीं कर रहे हैं, 2,42,00,000 यूथ ने अप्लाई किया रेलवे की इस बस मात्र इन भर्तियों में, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया है सरकार है। पूरा छोड़िए, मतलब उसका फर्स्ट फेज को फंसा के रखा हुआ है सरकार ने अब तक। उसमें अप्लाई किन लोगों ने किया? जिन्होंने बीटेक कर लिया, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे, जो पीएचडी कर चुके थे। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, पूरा क्राइसिस बहुत बड़ा है, समस्या बहुत विकराल है, लेकिन उसका प्रेशर पॉइंट कहाँ बनता है? ये गवर्नमेंट जॉब सेक्टर। तो सरकार चाहती तो कम से कम इसको आराम से एड्रेस कर देती, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको एड्रेस करके कम से कम सरकार के प्रति जो डिस्ट्रस्ट बन रहा है, ये जो एक गुस्सा पनप रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ में, ये नहीं पनपता। वो नहीं करती है सरकार। इस कारण से हम लोगों को कई आंदोलन करने पड़ते हैं, कई जगहों पे शिक्षक भर्ती के लिए करना पड़ता है, सिपाही भर्ती के लिए करना पड़ता है, एसएससी के लिए करना पड़ता है। अब एक इसमें, इसके पीछे एक और फैक्टर है, देखिए क्या है कि अब ये भर्ती क्यों नहीं करती है, ये सवाल भी आपके मन में आना चाहिए। तो पहले कई बार ये लगता है कि, कई लोगों को लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है, गवर्नेंस का फ्लॉ है, चूक है कहीं कहीं पे, इसलिए भर्ती नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रशासनिक चूक नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ नहीं है इसमें, या इसमें बिल्कुल एक पॉलिसी के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है इस सरकार, क्योंकि इस सरकार को स्लोली एंड ग्रेजुअली हर चीज को निजी हाथों में सौंप देना, बेच देना है अल्टीमेटली। तो इनका ध्यान इसलिए सरकारी बहालियों पे है नहीं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। बैंकों में रिक्रूटमेंट के लिए ना एक एग्जाम होता है आईबीपीएस का, इंडियन बैंकिंग प्रोफेशनल सर्विस करके है शायद। तो आईबीपीएस रिक्रूटमेंट करता है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उसमें क्लर्क लेवल का भी रिक्रूटमेंट होता है और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भी पीओ का रिक्रूटमेंट होता है। 2013 में आईबीपीएस के थ्रू 22,000 वैकेंसीज के लिए पीओ का रिक्रूटमेंट हुआ, लगभग 22,000। और 2013 से लेके जब से ये सरकार 2014 में आई, 2014 से जो वो नीचे जाना शुरू हुआ है, तो वो अभी जो सबसे रिसेंट रिक्रूटमेंट आया है वो आया है 1,147 पोस्ट के। आप समझिए, मतलब देश की आबादी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयड यूथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो 22-23 हजार वैकेंसीज निकलती थी 2013 में, वो 2020-2021 आते आते 1,147 हो गया। क्यों? क्योंकि इनको बैंकों को धीरे धीरे बेच दे रहा है।
अपने उन 2-3 मित्रों को, तो बेच ही देना है। तो फिर वो जिस ढंग से चलाएं, अपने बैंकों के मालिक जैसे चलाएंगे वैसे चले। क्यों इस पे, इन प्रोसेसेस पे ध्यान देना, क्यों माथा खपाना इसमें अपना। उसी तरह से देखिए, आप एसएससी का सीजीएल का एग्जाम होता था, उसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन है, एकदम खतरनाक डिक्लाइन, धीरे ग्रेजुअल मतलब साल दर साल है डिक्लाइन। लेकिन अगर आप 2013 को कंपेयर करें 2021 से, तो लगेगा कि सीधा 50% से 60% नीचे आ गया। यहाँ तक कि जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, 2014 में लगभग 1400 वैकेंसीज, अभी आप देखिए वो 700 भी नहीं है, 692 700 वैकेंसीज के लिए सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है। हर जगह कटौती, हर सरकारी नौकरी में कटौती। तो ये सरकार का बिल्कुल एक पॉलिसी लेवल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट जॉब सेक्टर भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। जो बचे खुचे पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, उनमें सरकार भर्ती नहीं करती, उसके लिए फिर आंदोलन करना पड़ता है हम लोगों को। उस आंदोलन के दबाव में अगर कोई प्रक्रिया, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद फिर उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। उसकी प्रीलिम्स को कराने के लिए, प्रीलिम्स हो जाए तो फिर उसके मेंस को कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सारा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाए, तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सिलेक्टेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये हालत है, समझिए। मतलब इसमें कुछ नहीं करना चाहिए था, सिंपल आराम से काम होना चाहिए था। तो हम लोगों ने, हमारे युवा हल्ला बोल के साथियों ने ना एक मॉडल एग्जाम कोड बनाया। मतलब हमने कहा कि अगर इलेक्शन जैसी जटिल प्रक्रिया हमारे देश में, इतनी बड़ी ह्यूमंगस प्रोसेस इतने आराम से हो सकता है, अगर एक इलेक्शन में मॉडल इलेक्शन कोड हो सकता है, तो गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में मॉडल एग्जाम कोड क्यों नहीं होना चाहिए? कोई ना कोई मॉडल कोड होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल कोड का मतलब कि आप कोई भर्ती, अगर, पहली बात तो ये कि सरकार को ट्रांसपेरेंटली पार्लियामेंट में हर साल बताना चाहिए कि कितने सैंक्शन पोस्ट है जो वेकेंट, और उनको अगले साल में भरने की उनकी क्या योजना है। पहला काम ये करना चाहिए सरकार को। अभी मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के सॉल्यूशन वाले पार्ट पे बात कर रहा हूँ। दूसरा काम सरकार को ये करना चाहिए कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया, हमने कई एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बेसिस पे, और कई कैंडिडेट्स से, और कई भुक्तभोगियों से बातचीत के आधार पे हमने ये देखा कि कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो 2 टियर एग्जाम प्रोसेस हो, चाहे 3 टियर एग्जामिनेशन प्रोसेस हो, वो 9 महीने में आराम से पूरी हो सकती है। उसमें भी थोड़ा बफर टाइम है, आराम से 9 महीने में हो सकता है। सो देयर शुड बी नो रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द कंट्री विच टेक्स मोर देन 9 months इन कंप्लीशन, फ्रॉम नोटिफिकेशन टू डिसबर्समेंट ऑफ ज्वाइनिंग लेटर। ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो वो हमने उसको ले डाउन किया कि कितना कितना दिन लगना चाहिए। आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसको कितना समय मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन एंड होने के बाद कितने दिन में एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, एडमिट कार्ड के बाद कितने दिन में प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। तो अगर इतना सा, देखिए कितना, अभी सुनने में आपको लग रहा होगा कि कितना मतलब मंडेन बेसिक बात है। हम लोग कहाँ, किस मैक्रो इकोनॉमी से बात हमने शुरू की और अभी हम कहाँ पहुंच गए। लेकिन ये इतना बेसिक सा काम अगर सरकार कर दे, तो हमारे देश में करोड़ों अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनको इतनी राहत मिलेगी, जिनको इतना सुकून मिलेगा। और कम से कम सरकार के प्रति जो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मिसट्रस्ट बना है, वो नहीं होगा। लेकिन सरकार करती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनको नैरेटिव और चर्चा बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे आने ही नहीं देना है। मतलब हम जैसे लोग बिहार विधानसभा चुनाव के समय पढ़ाई कमाई दवाई का पूरा कैंपेन चला रहे थे, अभी हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी हमारा चलेगा कैंपेन। हम पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते हैं, उनको पढ़ाई कमाई दवाई जैसे मुद्दों से दूर भागना है। तो वो तो जवाब देने भी आएंगे, काउंटर करने भी आएंगे, तो उसमें भी पढ़ाई कमाई दवाई की बात हो जाएगी ना। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अपने एजेंडे हैं, उनका अपना जो है सो डिवाइसिव पॉलिटिक्स का एजेंडा है, उनको उसमें खेलना है। तो वो इसीलिए एड्रेस ही नहीं करते इन चीजों को। तो मुझे लगता है कि देखिए, समाधान का जो तरीका है, टू मेक इट नाउ शॉर्ट एंड कंसाइज, कि ये जो 3 हिस्से हैं, अनऑर्गेनाइज जॉब सेक्टर जिस पे सीधा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए यूनिवर्सल हमारे देश में। जिस तरह से मनरेगा रूरल इंडिया को केटर करता है, उसी तरह अर्बन इंडिया को भी केटर करे। आप चाहे तो आप मनरेगा को यूनिवर्सलाइज कर दे,
मनरेगा में से रूरल टर्म को हटा दीजिए, आप रहने दीजिए, बाकी मनरेगा पूरे देश में रहने दीजिए, उसको अर्बनाइज भी कर दीजिए, यूनिवर्सलाइज कर दीजिए बेसिकली। और राइट टू एम्प्लॉयमेंट सबको होना चाहिए, कोई भूखे ना मरे, कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना पड़ेगा वेलफेयर स्टेट को। दूसरा हिस्सा कि आप कैसे प्राइवेट सेक्टर में, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब क्रिएशन अगर करेंगे, आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, तो उन जॉब क्रिएशन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे उन उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो जो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे, उसको लेकर सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए फॉर प्राइवेट जॉब सेक्टर। और तीसरा हिस्सा ये जो पब्लिक जॉब्स का है, उसमें है कि आपको मॉडल एग्जाम कोड जैसा एक सिद्धांत लागू करना चाहिए, और सरकार को हर साल सदन के पटल पे ये बताना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज कि कितने पद हैं जो रिक्त हैं, स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, और उनको भरने की सरकार की अगले साल भर में क्या योजना है। इतना काम हर साल, अगर बस ट्रांसपेरेंसी का मामला, बस बोल दे सरकार ना कि इतने लाख पद रिक्त है, इतने करोड़ पद रिक्त है, और हम सोच इसको भरने की योजना है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा भर देंगे, लेकिन सरकार ट्रांसपेरेंटली बता तो सकती है। और जिनको भी आप जिन भी पोस्ट को भरते हैं उनको मॉडल एग्जाम कोड लागू करके भरिए। अगर आप लागू नहीं करते हैं तो समवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अभी ये हो जाता है कि कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल गया, कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, सारा सिलेक्शन होने के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल से लोग अपनी ज्वाइनिंग का वेट करते रहते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया इस इंतजार में कि मेरी ज्वाइनिंग कब आएगी, अपने पीयर प्रेशर में, अपने सोसाइटी के प्रेशर में, जो उनको कहता था कि भाई तेरी नौकरी लगी भी है कि नहीं है, झूठ कह दिया था क्या तूने कि तेरा सिलेक्शन हो गया, उसका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा था 2 साल से, सुसाइड कर लिया। बताइए, ये हालत है हमारे देश में। तो किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा ना, ये पता ही नहीं है अभी कि किसको कोर्ट ले जाना है। तो इसीलिए मॉडल एग्जाम कोड जरूरी है मेरे हिसाब से। ये तो देखिए न्यूनतम काम है जो सरकार को करना चाहिए, मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करने के लिए। बाकी हम इन चीजों को सरकार माने, इसको हम पब्लिक प्रेशर बना सके, इसको लेकर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, युवा हल्ला बोल के जरिए देश भर में कर रहे हैं। और जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात को आपके माध्यम से, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आपको लगता है कि ये वो सवाल है, ये वो मुद्दा है जिस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, तो जिस भी ढंग से आपको लगता है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम लोग को वी ऑल नीड टू कलेक्टिवली टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। उसके बिना तो हम बहुत बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। मतलब हमारे देश के युवाओं का फ्यूचर अगर अंधकार में, तो फिर ये राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग क्या, राष्ट्र का फ्यूचर क्या बन रहा है? राष्ट्र का तो कोई फ्यूचर बन ही नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्र के युवाओं का कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर किस बात का मतलब ढिंडोरा पीटते हैं कि ये देश 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 करने वाले, देश के लोगों का भविष्य अंधकार में है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मुझे यही ब्रीफली बात करनी थी। और अगर इसमें कोई बात मिस हो गया हो, किसी किसी हिस्से को लेकर कोई शंका, संशय, डाउट हो, क्लैरिफिकेशन हो किसी के मन में, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। बाकी मोहम्मद भाई आप इसको आगे मॉडरेट करें, आपको जिस ढंग से भी लगता हो। हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक यू अनुपम भाई, आपने बहुत ही स्ट्रांगली आपका केस रखा और बहुत सारे डेटा और बहुत सारी जानकारी जो नहीं थी इश्यू के ऊपर आपने संक्षिप्त में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बात रखी है। तो मैं इनवाइट करूंगा जो लोग जूम पे जुड़े हैं वो भी अपने सवाल लिखे, या तो फिर एक रेज हैंड करके अपने आप को रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट का वो ऑप्शन दूंगा और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, और मैं तब तक अपने साथी यहाँ पे जुड़े हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ सवाल। ठीक है, हमारे पहले साथी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। हेलो, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। सो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी रिसेंट जब लॉकडाउन हुआ था और माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स हुआ था, तो बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था इस चीज़ पे कि बी वोकल फॉर द लोकल। तो देर आर सो मेनी लोकल इंडस्ट्रीज़ जो
मतलब काफ़ी लेबर इंटेंसिव हैं। जैसे अब मैं रिसर्च कर रही हूँ सिल्क इंडस्ट्री पे, तो हम देखें बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन उसमें भी जो हम स्टेट पॉलिसीज या फिर हम जिस दिशा में उन इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस मैकेनाइजेशन पे दे रहे हैं और उसे लेस लेबर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अंत में ये बोल रहे हैं कि हम अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चीज़ कर रहे हैं और इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है ऑन मैकेनाइजेशन, मोर एंड मोर मैकेनाइजेशन एंड देन कनेक्टिंग इट विद द डेवलपमेंट? ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और आपने इसको कनेक्ट भी सही किया है, क्योंकि देखिए सरकार ने वोकल फॉर लोकल का दे दिया एक, मैं तो जुमला ही कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भर का दे दिया, मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर में क्या फर्क है मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेक इन इंडिया खत्म हो गया और आत्मनिर्भर शुरू हो गया। तो वोकल फॉर लोकल की बात होती है, लेकिन हमारे जो जो लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, और कई सारे, सही बात है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। जैसे मुझे एक उदाहरण के लिए याद आता है कि जो यूपी में जो कारपेट इंडस्ट्री है, एक समय होता था कि जो भदोही के इर्द गिर्द का जो है वो एक बहुत बड़े लेबर क्षेत्र को, कम से कम उन 2-4 जिलों के क्षेत्र को कैटर करता था बहुत तरीके से, लेकिन वो भी नष्ट हो गया पूरी तरह से। और ऐसे जहां जहां भी हमारे देश में इस तरह के मॉडल हुआ करते थे, तो धीरे धीरे वो सब नष्ट ही हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे फैक्टर एकमात्र मैकेनाइजेशन नहीं है। ये सही बात है कि मैकेनाइजेशन के कारण ये इम्पैक्ट तो पड़ता है, कि मैकेनाइजेशन जहां जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देख लीजिए ना, फार्म मैकेनाइजेशन के कारण फार्म लेबर पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेरी मेरी अपनी जो समझ रही है वो ये है कि देखिए मैकेनाइजेशन तो मुझे लगता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे 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 हो ही रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ में ये नहीं हुआ है कि जो लेबर फोर्स है या जो लेबर मार्केट है वो छोटा हो गया। ये ठीक बात है कि हम सीधा किसी कोई एक पर्टिकुलर मशीन कितने लेबर के काम को कर ले रहा है, तो उस तरह से देखेंगे तो लगता है कि भाई ठीक है, ये बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है, पूरे जॉब मार्केट पे एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। बट देर आर वेज इन विच you can ensure that people do not get unemployed because of mechanization. So इसका एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और बैलेंस का मतलब आई एम नॉट एंटी मैकेनाइजेशन इन दैट सेंस। अब लेकिन मतलब मैकेनाइजेशन मेरे हिसाब से अगर रोजगार ऐसे क्षेत्रों में रोजगार छिन रहा है लोगों का, तो वो सिर्फ मैकेनाइजेशन के कारण नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से वो सरकार का जो पॉलिटिकल विल है, जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग में जो फ्लॉ है, उसके कारण ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो होने का। और इस पे बिल्कुल सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और आप जैसे लोग जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, आपकी बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे, हम लोग जो लोग उसको और एम्पलीफाई कर सके, आपकी बात को आंदोलन में उसको रेज कर सके, तो कुछ यहीं से होप दिखता है, और तो होप नहीं दिखता इसके अलावा आज की सरकार में। भाई, तो कात्यानी जी हैं, उन्होंने एक सवाल टाइप भी किया है, लेकिन मैंने उनको अनम्यूट रिक्वेस्ट, तो वो बातचीत में पूछे तो और अच्छा रहेगा rather than जी reading out of the chat. So okay. Good evening. Thank you for giving me this opportunity. It was very nice hearing you. But my question is, I feel that government jobs or jobs in the private sector alone will not be a long-term solution, and we need to use local resources and strengthen local economy, especially in the agricultural sector. Their low income is because they are only producing and not collectivizing, and not setting up farmer producer organizations through which economies of scale can be developed, so that they can have common storage centers, common marketing facility, common food processing centers. That is how the entire income of the farming community could be increased, and those
who are right now too many in the agricultural sector, they could find avenues in these other ways of employing themselves. They don't need to come to a city for setting up these food processors. All those additional labor that's available in the rural area could be employed in that. And I don't know if you're familiar. Recently I attended a webinar where one Mr. Ramaswamy Ilango, he showed us how the local economy could be strengthened with local existing resources, which are not being completely used for producing value-added things. So if I can get hold of that PPT that he made, I think it would be useful for everybody how economy can be strengthened in the local rural area itself. So what are your thoughts about that? No, ma'am, I think you have raised a very valid point. In fact, I think if we are able to ensure in some way or the other that people do not have to travel to hundreds or thousands of kilometers for employment opportunities, if we are able to have decentralized economic system where job opportunities are available at local level, at rural level, in fact, so it can address a lot of concern. And I think ultimately the final solution, because when we talk of the private job sector, it is true the private sector uh, constitutes just 6 to 7% of our overall employment of the overall employment sector. So ensuring that the private job sector, that the private sector ensures that there is ample opportunity of employment for youngsters might not be sufficient to address the crisis of unemployment. So ultimately, we'll have to look into the overall model of development, in fact. So where I think we are not on the right track as a country when we talk of the overall model of development, we need to ensure that people do not have to move from state to state just for the lack of job opportunity. So I, in fact, agree with you. I do not see that there is a question in what you said. I completely agree with you, ma'am. What you shared. Yeah, I think it's mute. Yeah, Mohammed bhai, can you listen? No, it's on mute. Can you hear me? Yeah, can you hear me now? Yeah. Yes, I'll request you to keep it just make short. one small point that currently the Child Labor Act allows children of 14 years to get into the labor force, and they are getting into labor force without any skills. And we are trying to catch them later on and trying to skill them, with the skill India and so on. Isn't the better solution to keep them in school as compulsory secondary education also, extend the period of compulsory education to secondary level also, and provide a vocational stream so that children come out of at the age of 18 skilled and capable of taking up skilled jobs. Isn't that a long-term solution for us to overcome lack of skills as well as children entering labor force too early? So that if they are kept in school till 18 years compulsorily, then it's so much better. We will have a much better workforce. In fact, ma'am, right, I think there is a disconnect in the skills which our education system is providing to our youngsters and the skills required for them to become employable. So there is a lot needed to be done to ensure that this disconnect is reduced, this gap is reduced as much as possible. And one of the ways to do it can be, there are in fact, this is a very, very wide and a very deep subject. In fact, this will require a lot of
a lot of discussion and various dimensions attached to it. So it is okay if we think of ensuring that the students get compulsory education till higher secondary, and at the same time our curriculum and the system and our curriculum is designed in a way that the disconnect can be reduced as much as possible. That is what is needed, I think. Yes, Mohammed. Haji. So I will take the next question. We have one from the room. Hi, my name is Shriya, and so my question might be very obvious and basic, but I didn't I wasn't understanding the root of the question that I'm asking. That so you said that the government, whatever policies they've been making have been quite useless and futile, but and their motive eventually is to give everything into the hands of the private owners. But so my question is that that's the motive, and is it that motive is because they want to end all sorts of poverty just in one go and then start from there, or like what is their what is their larger goal? Like I'm a little confused about, okay, after privatization then what, like what's next for them, like in which direction are they thinking? No, I don't think they have any larger goal in that sense attached. I do not think they are at all concerned with reducing poverty, and privatization can it has nothing to do with that, in fact. So as much Shreya, I think that the reason why this government is hell-bent on selling our national assets into the hands of few of our prime minister's friends is that it is because of the capital of those friends that this government and this prime minister is in power. So there is this quid pro quo attached to what is happening. So the day we get to know the details of electoral bonds, the day we get to know who funded whom, will get all the answers. We'll get the answers to why these 3 farm laws were passed. We'll get the answers to why these banks are being sold to particular people. We'll get answers to why railway is being privatized in parts today. So we'll get answers to many such policy level things which this government is doing the day the electoral bond becomes transparent. So I have a clear understanding of this. I think this is a quid pro quo thing. There are few people in business who want their return, and the government is returning the favor. That is it. So when I meant to eradicate the poverty, I meant like to let them die in their situation, that kind of poverty, like not concentrate on the issues as you said. Eradicate the poverty or eradicate the poor? Eradicate the poor themselves. That's what I meant. They are letting them die. गरीबी की जगह गरीबों को मारने की तैयारी, ये कह रही है आप? Right. Okay. जैसे इंदिरा गांधी का स्लोगन था ना, गरीबी हटाओ, तो इनका स्लोगन है गरीबों को हटाओ. हाँ जी, तो वो उनका सवाल वहीं से आया था कि एक बार ये करें और मतलब इतना मार्जिनलाइज कर दे कि उनकी फिर कोई आवाज ही ना बचे, क्योंकि हटाने की जरूरत अब नहीं है. जब आप किसी को इतना हाशिए पे कर देते हो तो वो आवाज ही ना उठा पाए. वो शायद एक बिल्कुल. Thank you so much. ठीक है अनुपम भाई, यहाँ से. Hi, my name is Mahima. Now I have 2 small questions. The first is what are the causes of unemployment? Like the first I got the government is not accountable. But apart from this, like what is your thoughts? What are the causes of unemployment? No, cause I think the real cause behind unemployment is
government's lack of focus on this issue. And when it comes to our country, we were doing well until 2016. So the first big step, the first big dent was demonetization, where a huge chunk of population got unemployed, and a huge chunk of our job market, especially in the unorganized sectors, suffered a lot. And those sectors, which one of your colleagues asked this question about, these local industries and MSMEs. So these small MSMEs, medium sector enterprise, suffered a lot. And demonetization was the first big step which adversely impacted the employment scenario in the country. And since then, because the government is not ready to acknowledge that there is a crisis, because when the government acknowledges that there is a problem, only then there will be ways to address the problem, or only then will the government start finding solutions. They do not agree that there is a problem. Even after all such data, all such institutions, and we see it in our family, in our society, everywhere, this crisis is manifesting in several ways, but the government is not ready to acknowledge it. So this is the secondary problem. And then because the government is not ready to acknowledge it, it has become deeper and deeper, and the problem has aggravated with each passing day, with each passing year. And then when this COVID came, the problem got aggravated a lot, and then it became so serious that we are in this deep crisis, that unemployment has become a national disaster today. So I think it is the lack of focus of this government. Okay, so the another question that I have, what are the ways to reduce youth unemployment in India? So because many times what happened, there are seats, but seats are empty, and opportunity also. Yes. What is your thoughts on that? So the first thing which the government needs to do is to universalize the Employment Guarantee Act, which until now is limited only to the rural sector. It needs to be universalized. It also needs to be taken to the urban sector as well. The first thing is this. The second thing which the government needs to do is to incentivize the private sector for employment generation. And the third thing which the government needs to do, and which is the simplest of all, is to ensure that the public sector jobs, the government sector jobs, are given in time-bound, fair manner. In fair and time-bound recruitment, through fair and time-bound recruitment process, these government jobs should be fulfilled. All these vacant sanction posts need to be fulfilled, and the government should actually rethink and increase the sanction posts where it is required. For example, in the police department. In fact, the sanction strength should also be increased in the police department. Although today the government has not even fulfilled the sanction strength, but ultimately what is required is that the sanction strength needs to go up. So a lot needs to be done, but the first step for the government is to acknowledge that there is a problem. If the government doesn't acknowledge, then if they're not acknowledging, then there is no problem for them. And if there is no problem, then they do not need to find a solution, which is the most worrying part. Thank you so much, Anupam ji. It was very interesting and meaningful session. Thank you so much. अनुपम भाई, मेरा एक ही सवाल था बिफोर हम जाए, और हम ये क्लोज करें सेशन को। तो आप अगर थोड़ा बता सकते हैं, युवा हल्ला बोल ने जिस तरीके से किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज की थी, तो उसके ऊपर और क्या-क्या तरीके हैं जिसमें लोग जुड़ सकते हैं? जी जैसे युवा हल्ला बोल was formed in 2018, और unlike any other organization जो कि किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, मीटिंग रूम में बैठ के कुछ लीडर्स की बातचीत के बाद बनता है, युवा हल्ला बोल एक आंदोलन से शुरू हुआ था। तो एसएससी स्कैम एक हुआ था 2018 में, आप में से कुछ लोगों को याद होगा। एक एसएससी के सीजीएल एग्जाम में
उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश भर में, और दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हजारों की संख्या में यंगस्टर्स जो थे वो 18 दिन तक दिन रात सड़क पे बैठे रहे। उसके बाद 31 मार्च 2018 को युवा हल्ला बोल की बहुत बड़ी एक रैली हुई थी संसद मार्ग पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। तो वहां से युवा हल्ला बोल की शुरुआत हुई थी। और क्योंकि इस वक्त देखिए, एक और बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि गवर्नमेंट तो फेल हुई ही है इस इशू पे। हमारा जो मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन है वो भी अनएम्प्लॉयड यूथ की जो उनकी जो आशा आकांक्षा, उनका जो आक्रोश है, उसको स्वर नहीं दे पाई पिछले कई सालों में किसी कारण से, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस नहीं दे पाया। तो इस कारण से क्या हुआ कि क्योंकि ऐसे लोग और ऐसे संगठन बहुत कम थे, तो युवा हल्ला बोल से कई सारे लोग जुड़ते चले गए और हमारा वो दायरा बढ़ता गया। तो फिर हम जितने गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स के जो एस्पिरेंट्स थे वो सब जुड़ गए, उन सब की बात करने लगे। फिर हम पूरा जो हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो बात थी, फिर अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर कई कैंपेन्स हम चलाने लग गए। और फिर आज युवा हल्ला बोल यूथ से कंसर्निंग जितने भी मुद्दे, मैं कई बार ट्रिपल ही कहता हूँ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इन तीनों पे हम लोगों का ज्यादा काम है, शिक्षा पे, रोजगार पे और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पे। और एक जो मैंने अपनी बातचीत में बीच में जिक्र किया था, एक स्लोगन जो हमने दिया है कि पढ़ाई कमाई दवाई, हर युवा के हक की लड़ाई। तो ये पढ़ाई कमाई दवाई जो है, ये सेंट्रल थीम है आज के समय में युवा हल्ला बोल का। इसी के इर्द गिर्द हमारे सारे आंदोलन, सारे कैंपेन होते हैं। हमने बिहार विधानसभा चुनाव के समय हम लोगों ने बोल बिहारी कैंपेन चलाया था, जिसमें कई सभाएं हुई थी। मैंने पूरे बिहार में कई इलाकों में दौरा किया, कई हम लोगों ने बैठक सभाएं की। और फिर ये पढ़ाई कमाई दवाई के, आपको ध्यान में होगा कि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार मुद्दा था। कई लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि बिहार जैसे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इलेक्शन इशू हो सकता है। रिजल्ट जो भी आया बाद में, लेकिन कम से कम इलेक्शन कैंपेन के समय अनएम्प्लॉयमेंट वाज एन इशू। तो उसमें हमारे साथियों का एक बड़ा योगदान था, जो लोग लगातार, हम लोगों ने पिछले साल 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन को जुमला दिवस के तौर पे मनाया था, बेरोजगार दिवस के तौर पे। अभी यूपी के मुख्यमंत्री के जन्मदिन को यूपी बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया था। तो ये सब इनिशिएटिव हमारे ही साथियों का है, युवा हल्ला बोल का ही है। हम लोगों ने 5 सितंबर को ताली थाली बजाई, ये जो रेलवे की जो भर्तियां हैं, ये जो रुकी हुई थी, इसको लेकर। तो फिर 1 घंटे बाद ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, रेल मंत्री जी पीयूष गोयल बयान देने लग गए थे उस समय। तो हम लोग लगातार करते रहते हैं कैंपेन। फॉर्चुनेटली सरकारों पे असर पड़ता है। So we are not affiliated to any political party. I am not associated with any political party. कम से कम पिछले 1 साल से। और युवा हल्ला बोल इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये भी साथ में बोल देता हूँ। मतलब वी हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन। So when we talk of unemployment, it is not that we are only talking of unemployment. We are equally concerned with what is happening in the country, with our democratic institutions, with our constitution, with our social fabric, everything. और उस पर हम लोग बहुत वोकल रहते हैं। लेकिन हमारा जो एजुटेशनल एनर्जी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी है, वो यूथ के जो ये इश्यूज हैं, पढ़ाई कमाई दवाई से संबंधित, बेरोजगारी, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित, इन सब पे हम पूरी मुखरता से जमीन पर आंदोलन करते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं, जहाँ पे कोर्ट का सहारा लेना पड़े वहाँ पे कोर्ट का सहारा लेते हैं, इस ढंग से काम करते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप जैसे कई मित्र जो लोग किसी ढंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि काम युवा हल्ला बोल क्या करता है, तो आप उसको खुद भी असेस कर सकते हैं कि कैसे उसमें मिलजुल के हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और मजबूती से। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश इज लाइक अ सेमीफाइनल टू 2024, and we have very clear political opinion, and we do not hide our political opinion when we talk of unemployment. So we want this government to go in Uttar Pradesh. तो हम लोग कैंपेन करेंगे इसकी। So we are not affiliated with any political party in the opposition. We do not speak for any political party. लेकिन हम स्वतंत्र रूप से, हमें इतनी क्षमता है, हमारे साथियों में इतना है कि कम से कम हम अपना कैंपेन चला सकें। हम उत्तर प्रदेश में अभी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जिलों में, सभी मंडल में कम से कम युवा महापंचायत हो। जैसा मोहम्मद भाई ने शुरू में कहा, हमने इस बीच में कई युवा महापंचायत किए। इलाहाबाद में हमने 24 मार्च को युवा महापंचायत किया था,
और उसके बाद कई और होने वाले थे, लेकिन सेकेंड वेव आ गया तो हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया कई कार्यक्रमों को इस ढंग से। तो हम लगातार युवा महापंचायत भी कर रहे हैं, जिसके जरिए हम इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं मजबूती से। बैंकों को जो बेचने की कोशिश हो रही है, जो निजीकरण करने की, उसके खिलाफ हम लोग मुखरता से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको लिंक कर रखा है कि भाई आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए और आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट भी करेंगे, तो दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकता ना। तो आज के समय में हम लोग ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स जो अपने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एजिटेट कर रहे थे, उन सबको युवा हल्ला बोल यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि देश में एक यूनिफाइड यूथ मूवमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड मूवमेंट। आपने आज की बातचीत में भी देखा कि हम लोगों ने बिल्कुल समाधान के स्तर पे बात की। सॉल्यूशन ओरिएंटेड यूथ मूवमेंट, यूनिफाइड, जो कि पूरा देशव्यापी, ऐसा खड़ा करने की कोशिश हो रही है हमारी। अगले कुछ महीनों में, साल में ये करेंगे हम। इस बीच में जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इसमें हमारा कैंपेन होगा। अभी आप युवा हल्ला बोल से जुड़े रहिए, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हम लोग जो गतिविधि कर रहे हैं। आप मोहम्मद भाई से जुड़े रहेंगे तो भी मिलता रहेगा अपडेट वैसे तो ये युवा हल्ला बोल के बारे में कहना था मोहम्मद भाई। और अगर आप कुछ कहें तो ठीक है, वरना जैसा भी आप इसको समापन करना चाहें तो यू टेक द कॉल। हमारे साथी जुड़े जूम पे, वहां से कोई सवाल नहीं, और कमरे में भी मैंने एक राउंड कर। तो थैंक यू अनुपम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन जूम पे भी जुड़ने के लिए। अब हम ये सेशन को एंड करते हैं।